गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, लेट एच बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। इफ़ एच एंड जी बाय एच आर सोल्वेबल देन जी इज़ सोल्वेबल। ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास फैक्टर ग्रुप एच, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो इसीलिए जी बाय एच डिफाइंड होगा। ये कह रहा है अगर सब ग्रुप और फैक्टर ग्रुप दोनों सोल्वेबल है तो ग्रुप बी क्या होगा, सोल्वेबल होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, सिंस जी बाय एच सोल्वेबल है, गिवन आपके पास कि जी बाई एच क्या है, सोल्वेबल है, तो उसके पास क्या होगी, एक सोल्वेबल सीरीज होगी। ठीक है, वो सोल्वेबल सीरीज हमने ले ली, जी बाई एच इक्वल टू जी नोट बाई एच कंटेनिंग जी वन बाई एच अप टू सोन जी एन बाई एच। और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, एच, तो इसीलिए इक्वल टू सिंगलटन एच के इक्वल आ गया। वेर ईच जी आई इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी कंटेनिंग एच। दिख ही रहा है, हर एक ये जो जी नोट जी वन जी टू है, सॉरी जी नोट तो खुद जी ही है, बाकी ये जो सारे जी आई है ये जी के क्या है, सब ग्रुप है जो एच को क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं। सिंस आपके पास क्योंकि जी बाई एच सोल्वेबल है तो आपके पास ये क्या होगी, सब नॉर्मल सीरीज होगी, तो इसीलिए ईच जी आई प्लस वन बाई एच किसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, जी आई बाई एच का। ठीक है, ये तो गिवन था हमारे पास, इतना ही वो लिखा हमने। अब उसके बाद आपको जो प्रूव करना है वो लेते हैं। हमें क्या प्रूव करना है, जी को सोल्वेबल प्रूव करना है। जी को सोल्वेबल प्रूव करने के लिए आपके पास जी के पास सोल्वेबल सीरीज होनी चाहिए। तो पहले तो आप एक सीरीज बनाएंगे जी के सब ग्रुप्स की और उसको प्रूव करेंगे सोल्वेबल। अगर मैं यहाँ से जी के सारे सब ग्रुप ही तो है, अगर मैं यही सीरीज़ उठा लूँ और उसी को ही सोल्वेबल दिखा दूँ तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ से देखिए, अगर मैं सीरीज़ उठाऊँगी तो सीरीज़ थी आपके पास जी बाई एच जी नोट बाई एच कंटेनिंग जी वन बाई एच कंटेनिंग जी टू बाई एच अप टू सोन जी एन बाय एच इक्वल टू सिंगलटन एच। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से सीरीज़ लेती हूँ, अगर मैं यहाँ से जी के सब ग्रुप की सीरीज़ लूँगी तो वो बनेगी जी इक्वल टू जी नॉट कंटेनिंग जी वन कंटेनिंग जी टू अप टू सोन लास्ट क्या आ जाएगी, कंटेनिंग जी एन। लेकिन ये जी एन तो किसके इक्वल आएगा, सिंगलटन एच के इक्वल आएगा। ये लास्ट वाला तो जी एन एच के इक्वल आएगा। ठीक है, एच के इक्वल आएगा और हमें चाहिए लास्ट किसके इक्वल है, सिंगलटन ई के इक्वल। तो ये सीरीज़ तो मैं उठाऊंगी, लेकिन इससे आगे मुझे और भी सीरीज़ लेनी पड़ेगी ताकि लास्ट आपके पास सिंगलटन ई के इक्वल आ जाए। और वो सीरीज़ फिर मैं एच की उठा लूँगी। आपके पास एच जो है, एच भी क्या दे रखा है, सोल्वेबल ग्रुप दे रखा है। अगर एच सोल्वेबल है तो उसके पास भी क्या होगी, एक सोल्वेबल सीरीज़ होगी। तो एच से आगे मैं कंटिन्यू कर दूंगी, एच नॉट कंटेनिंग एच वन कंटेनिंग एच टू अप टू सोन जो भी आपके पास इसकी लेंथ होगी, और वो लास्ट में इक्वल टू सिंगलटन ई आ जाएगा, यानी कि लास्ट सब ग्रुप सिंगलटन ई आ जाएगा। तो यहाँ तक तो मैंने ये उठा लिया, लास्ट एच के इक्वल आया, एच से आगे मैंने ये सीरीज़ कंटिन्यू कर दी तो लास्ट सिंगलटन ई पर ही खत्म होगी। तो अगर मैं इस सीरीज़ को कंबाइन करके इस सीरीज़ को अगर मैं सोल्वेबल दिखा देती हूँ तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, एच सोल्वेबल, सॉरी जी क्या हो जाएगा, सोल्वेबल ग्रुप हो जाएगा। आई बात समझ में, हम क्या करने वाले हैं। तो देखिए हमने क्या किया, तो पहले तो मैंने जो सीरीज़ उठाई थी उसको सब नॉर्मल सीरीज़ दिखाना है। तो इसका मतलब ये जो सारे जी आई प्लस वन है ये नॉर्मल सब ग्रुप होंगे जी आई के। इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ से एक एलिमेंट उठाती हूँ एक्स, यहाँ से एलिमेंट उठाया वाई। अब यूज़ तो हम इसका करेंगे, इसका यूज़ करने के लिए इसके एलिमेंट होने चाहिए, तो इनसे ही मैं इसके एलिमेंट उठाती हूँ। एक्स क्योंकि जी आई प्लस वन में है तो एक्स इंटू एच किस में बिलोंग करेगा, जी आई प्लस वन बाई एच में। ऐसे ही वाई इंटू एच बिलोंग करेगा जी आई बाई एच में। ठीक है, और सिंस क्योंकि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप आपके पास गिवन है, क्योंकि ये सब नॉर्मल सीरीज थी, तो डेफिनेशन यूज़ कर दीजिए। इसका मतलब ये आपके पास इस जी आई प्लस वन बाई एच में बिलोंग करेगा। आप ये बोलते थे एक्स इनवर्स एच एक्स बिलोंग करेगा इसमें, तो यहाँ से हमने यहाँ से एलिमेंट उठाया वाई एच, यहाँ से उठाया एक्स एच, तो ये आपके पास इसमें बिलोंग करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। फिर इन्वर्स खोल दिया, ये बनेगा वाई इनवर्स एच एक्स इंटू एक्स एच इंटू वाई एच बिलोंग्स टू दिस। ठीक है, फिर से दो लेफ्ट को सेट की प्रोडक्ट एक लेफ्ट को सेट आएगी, यानी कि ए एच इंटू बी एच है तो ए बी एच लिख सकते हैं, तो इसीलिए इसको लिखा वाई इनवर्स एक्स वाई एच बिलोंग्स टू जी आई प्लस वन बाई एच। यहाँ से वाई इनवर्स एक्स वाई किसका एलिमेंट होगा, इसका मतलब जी आई प्लस वन का। यही आपको प्रूव करना था। आपने एक्स एलिमेंट जी आई प्लस वन से लिया था, वाई जी आई से लिया था, और जी आई प्लस वन को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना था जी आई का, तो उसके लिए आपको क्या दिखाना था, वाई इनवर्स एक्स वाई किस में बिलोंग कर जाए, जी आई प्लस वन में। वो आपका कर गया, तो इसीलिए ये जी आई प्लस वन नॉर्मल सब ग्रुप हो गए जी आई के। दूसरा आप दिखाते हो कि ये जो प्रोडक्ट फैक्टर ग्रुप आएगा जी आई ओवर जी आई प्लस वन, आपको प्रूव करना है ये किस क्या आ जाए, अबीलियन आ जाए।
उसके लिए फिर से हम यूज़ करेंगे G/H सोल्वेबल है उसी का ही। तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया, क्योंकि H हमें पहले प्रूफ बता चुकी थी मैं, H किस में कंटेंड है Gi+1 में, और Gi+1 किस में कंटेंड है Gi में। आपने कहा था कि Gi सारे जो Gi's हैं वो सब ग्रुप हैं G के जो किसको कंटेन कर रहे हैं H को, ठीक है। और Gi+1 किस में कंटेंट है Gi में, सीरीज से आप चेक कर सकते हो। अब हम थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म लगाएंगे, फिर से पहले भी लगा चुके हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगी Gi/H ओवर Gi+1/H किसके आइसोमॉर्फिक आ जाएगा Gi ओवर Gi+1 के, ठीक है। अब Gi और Gi+1 को अबिलियन प्रूव करना था, तो यहाँ से देखिए ये इसके आइसोमॉर्फिक आया है, और ये क्योंकि G/H सोल्वेबल है तो उसकी सेकंड कंडीशन यूज़ कीजिए, ये आपके पास अबिलियन ग्रुप बनेगा, ये फैक्टर ग्रुप। अब ये इसके आइसोमॉर्फिक है, ये अबिलियन है, तो ये भी क्या हो जाएगा अबिलियन। तो Gi/Gi+1 आपके पास क्या आ गए हैं अबिलियन, ठीक है। अब मैंने दूसरा आपको क्या कहा था, दूसरी कंडीशन आपके पास क्या गिवन है कि H सोल्वेबल ग्रुप है। H सोल्वेबल ग्रुप है तो उसके पास सोल्वेबल सीरीज होगी। मान लीजिए उसकी लेंथ हमने T ले ली, तो ये इक्वल टू सिंगलटन E आ गया। अब दिखाना तो किसको सोल्वेबल है G को, जो बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वही लेंगे हम। G की हमने सीरीज ली, Gn तक तो H के इक्वल आ गया, आगे ये कंटिन्यू की H से आगे, और ये लेंथ कितनी हो गई T इक्वल टू सिंगलटन E। अब आप देखिए इसको सोल्वेबल सीरीज प्रूव कर देंगे अगर, तो G सोल्वेबल ग्रुप हो जाएगा। और चेक कीजिए क्या ये सीरीज सोल्वेबल है। देखिए यहाँ तक के लिए Gn तक के लिए तो हम दिखा चुके हैं कि ये सब नॉर्मल सीरीज भी है और Gi और Gi+1 अबिलियन भी है, ठीक है। और उससे आगे के लिए तो ये ऑलरेडी सोल्वेबल सीरीज है ही, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी करेगी। तो इसका मतलब ये टोटल सीरीज आपके पास क्या बन गई है सोल्वेबल सीरीज, किसके लिए G के लिए। तो इसीलिए G आपके पास क्या आ गया सोल्वेबल ग्रुप, और यही बात आपको प्रूव करनी थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है थ्योरम 6। उसमें आपको क्या प्रूव करना है, इफ़ टू सब ग्रुप्स H1 एंड H2 ऑफ G आर सोल्वेबल देन देयर इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट इज ऑल्सो सोल्वेबल। अगर दो सब ग्रुप्स जो हैं G के सोल्वेबल हैं तो उनकी डायरेक्ट प्रोडक्ट भी सोल्वेबल होगी। तो पहले हम डेफिनेशन करते हैं इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की। एक ग्रुप इज सेड टू बी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स सब ग्रुप से H1 H2 अप टू सोन Hn। G को हम कब कहेंगे कि ये इनके इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में H1 H2 Hn की, जब वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। वो दो कंडीशंस क्या हैं, फॉर i नॉट इक्वल टू j के लिए अगर मैंने Hi से एक एलिमेंट उठाया, एक Hj से एलिमेंट उठाया, तो उनकी प्रोडक्ट Ai इंटू Aj लिखूँ या Aj इंटू Ai लिखूँ, वो दोनों इक्वल होंगे, यानी कि इनके एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करेंगे। दूसरा, अगर G का कोई एलिमेंट मैंने लिया है तो X को मैं यूनिकली एक्सप्रेस कर सकती हूँ x1 x2 अप टू सोन xn के, क्योंकि मैं यहाँ पर G को क्या लिख रही हूँ, G इक्वल टू H1 क्रॉस H2 क्रॉस अप टू सोन Hn, यानी कि G इनकी प्रोडक्ट में H1 H2 Hn की। इसका मतलब G का जो एलिमेंट लिखूंगी वो इन सारे Hi के एलिमेंट की प्रोडक्ट में आएगा। तो इसीलिए G का एलिमेंट मैंने उठाया X, तो उसको मैंने लिखा x1, जहाँ पर x1 एलिमेंट होगा h1 का, x2 होगा h2 का, अप टू सोन xn होगा hn का, तो उनकी प्रोडक्ट में लिखा है, ठीक है। साथ में लिखा है यूनिकली एक्सप्रेस्ड, यानी कि इस x को मैं बस इसी तरीके से लिख सकती हूँ, मैं किसी और तरीके से नहीं लिख सकती। और अगर मैंने इस x को किसी और वे में लिखा, मान लीजिए किसी और एलिमेंट yi's की प्रोडक्ट में लिखा, तो ये यूनिक होगी। यूनिक होने के लिए ये आपस में इक्वल आ जाएंगे, ईच xi किसके इक्वल आ जाएगा yi के लिए, फॉर ऑल i इसी के इक्वल हो गया, तो वापस से यूनिक हो गई, ठीक है। अब थ्योरम करते हैं। देखिए थ्योरम में आपको क्या दे रखा है, H1 और H2 दोनों सोल्वेबल हैं, G उनकी डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिखा हुआ है H1 क्रॉस H2, तो आपको प्रूव करना है कि इनकी ये डायरेक्ट प्रोडक्ट भी सोल्वेबल आए। ये मतलब यानी कि G सोल्वेबल आए, तो इस थ्योरम में आपको प्रूव करना है कि G सोल्वेबल होगा जहाँ पर H1 और H2 सोल्वेबल दे रखे हैं, ठीक है। अब G को सोल्वेबल दिखाने के लिए देखिए मैं क्या करूँगी, लास्ट थ्योरम का हम यूज़ करेंगे। अगर आपके पास H भी सोल्वेबल है और G/H भी सोल्वेबल है तो G भी क्या हो जाएगा सोल्वेबल। लास्ट थ्योरम में आपने यही प्रूव किया ना कि अगर सब ग्रुप H सोल्वेबल है, कोशेंट ग्रुप G/H भी सोल्वेबल है, तो G भी आपके पास क्या आया था, सोल्वेबल आया था। तो उसी थ्योरम का यूज़ करके हम इसको प्रूव करेंगे। यहाँ से देखिए अगर मैं G/H1 को आइसोमॉर्फिक दिखा दूँ H2 के, ठीक है। देखिए ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, अगर मान लीजिए यहीं से देखिए मैंने फर्स्ट पार्ट दिखा दिया, G/H1 किसके आइसोमॉर्फिक है, H2 के। अगर मैं ये प्रूव कर दूँ तो देखिए H2 क्या दे रखा है, सोल्वेबल। अगर H2 सोल्वेबल है तो G/H1 भी क्या हो जाएगा, सोल्वेबल, क्योंकि दोनों आइसोमॉर्फिक हैं,
ठीक है ना। और ऐसे ही अगर H1 सॉल्वेबल है और इसको मैं आइसोमॉर्फिक दिखा दूँ G/H2 के, तो G/H2 भी सॉल्वेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब H1 और H2 तो पहले से सॉल्वेबल दे रखे थे, और क्योंकि ये फैक्टर्स ग्रुप के आइसोमॉर्फिक आ गए तो इसलिए G/H1 और G/H2 भी सॉल्वेबल हो गए। अब पिछले वाली थ्योरम अप्लाई कीजिए, अगर H1 सॉल्वेबल है, G/H1 भी सॉल्वेबल है, तो G भी क्या हो जाएगा, सॉल्वेबल हो जाएगा। आई बात समझ में। तो उसी थ्योरम का हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए ये स्टेप करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से देखिए, इसको आइसोमॉर्फिक दिखाना है, तो इसका मतलब मुझे इनके बीच में एक आइसोमॉर्फिक मैपिंग दिखानी पड़ेगी। ठीक है, और उसके लिए फिर से हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म का यूज़ करेंगे। अगर मैंने एफ मैपिंग ली G से H1 तक, ठीक है, एफ मैपिंग ली G से H1 तक, ठीक है, और अगर मैं इसको होमो और ऑन टू दिखा देती हूँ इस मैपिंग को, तो H1 आइसोमॉर्फिक आएगा G बाय कर्नल F के। ठीक है ना, H1 इज आइसोमॉर्फिक टू G बाय कर्नल F, और उस कर्नल F को मैं किसके इक्वल दिखा देती हूँ, H2 के। तो G बाय H2 किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, H1 के। तो वही काम कर रहे हैं, हम एक मैपिंग लेकर चलेंगे G से H1 तक। ठीक है, अब वो मैपिंग आप कैसे डिफाइन करेंगे, उस मैपिंग के लिए आप यहाँ का एक एलिमेंट उठाएंगे f ऑफ x। ठीक है, अब x एलिमेंट किसका लिया आपने, g का। ठीक है ना, x एलिमेंट आपने लिया है g का, और g क्या है, H1 क्रॉस H2। इसका मतलब x को मैं इन दोनों की प्रोडक्ट में लिख सकती हूँ, तो x को मैंने कैसे लिख दिया, x1 इंटू x2। ठीक है, जहाँ पर x एलिमेंट किससे होगा, H1 से, और x2 एलिमेंट किससे होगा, H2 से। ठीक है ना, अब देखिए f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x1 इंटू x2, और जहाँ पर ये x1 एलिमेंट किसका है, H1 का, और इधर आपको एलिमेंट भी किसका चाहिए, H1 का, तो मैंने इसको किसके इक्वल लिख दिया, x1 के। तो देखिए मैपिंग डिफाइंड है, x मैंने एलिमेंट उठाया G से, फिर उसके ऊपर f अप्लाई किया और इक्वल टू आ गया x1 जो कि H1 का एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए इस f को आपको दिखाना है होमो और ऑन टू तो क्लियरली हो ही रहा है, क्योंकि यहाँ की आप जो भी एलिमेंट उठाएंगे उसके लिए यहाँ पर तो एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर ही रहा है। ठीक है ना, एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है जिसके लिए सच दैट f ऑफ x इक्वल टू x1 आ रहा है। तो ऑन टू तो आपका क्लियरली दिख रहा है। अब आपको प्रूव करना है इसको होमो के लिए इसके दो एलिमेंट उठाएंगे x और y, एक्स वाई बिलोंग्स टू g। ठीक है, f ऑफ एक्स वाई लेकर चले, हमें किसके इक्वल दिखाना है, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई के, तो f होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने x का वैल्यू रखी, x किसके इक्वल आएगा, x1 इंटू x2 के। ऐसे ही y g से बिलोंग कर रहा है, तो y को मैं भी लग सकती हूँ y1 इंटू y2। ठीक है, और आपने ये प्रॉपर्टी की थी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की फर्स्ट डेफिनेशन में कि ये एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करते हैं, तो मैं x2 इंटू y1 को लिख सकती हूँ y1 इंटू x2। ठीक है ना, उसकी डेफिनेशन यूज़ की है। अब f ऑफ x1 इंटू y1, x2 इंटू y2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, x1 इंटू y1, क्योंकि मैपिंग डिफाइन ही इस तरीके से कर रखी है कि f ऑफ x1 इंटू x2 है, तो वो किसके इक्वल आ रहा है, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट x1 के इक्वल जो h1 में बिलोंग कर रहा था। अब यहाँ से x1 इंटू y1 किस में बिलोंग कर रहा है, h1 में, x2 इंटू y2 किस में बिलोंग कर रहा है, h2 में। तो आपके पास f को जब इसके ऊपर अप्लाई किया तो ये किसके इक्वल आ गया, x1 इंटू y1 के। x1 की वापस से वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि f ऑफ x1 x2, और y1 को लिखेंगे f ऑफ y1 y2, यानी कि f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y। तो f आपके पास क्या आ गई है, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब हमने क्या अप्लाई की, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। तो आपके पास यहाँ से H1 किसके आइसोमॉर्फिक आ गया, G बाय कर्नल F के। ठीक है, अब इस कर्नल f को किसके इक्वल दिखाना है, H2 के इक्वल दिखाना है। तो कर्नल f की मैंने डेफिनेशन अप्लाई की। कर्नल f की डेफिनेशन जब आप अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब कर्नल f की डेफिनेशन क्या कहती है कि इसमें g के वो एलिमेंट्स जाएंगे जिस पर मैं f अप्लाई करूं तो H1 की आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर कर्नल f इक्वल टू, इसमें g के वो एलिमेंट्स लिए सच दैट f ऑफ x इक्वल टू e के इक्वल आ जाए, और ये e किसकी आइडेंटिटी है, H1 की। ठीक है, x किसके इक्वल है, x1 इंटू x2 के। तो x की जगह मैंने लिखा x1 x2 बिलोंग्स टू g सच दैट f ऑफ x1 इंटू x2 किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। और f ऑफ x1 इंटू x2 तो किसके इक्वल है, कैसे डिफाइन कर रखा कि ये सिर्फ किसके इक्वल आए, x1 के। तो दैट इज आपके पास x1 तो किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। यहाँ पर x1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, जिसका मतलब e इंटू x2 किस में बिलोंग कर गया, g में, और e इंटू x2 तो वापिस क्या आ गया, x2। तो इसका
मतलब इसमें वो एलिमेंट्स आ गए x2 बिलोंग्स टू g, यानी कि x2 तो किसका एलिमेंट था, h2 का। इसका मतलब इसमें सारे किसके एलिमेंट आ गए, h2 के इक्वल आ गए। तो ये सेट किसके इक्वल आ गया, h2 के इक्वल आ गया। तो कर्नल f किसके इक्वल आ गया, h2 के। उसकी वैल्यू पुट कर दी g बाई कर्नल f की जगह क्या लिख दिया, h2। तो h1 किसके आइसोमॉर्फिक आ गया, g बाई h2 के। सिमिलरली आप क्या दिखा सकते हो कि h2 भी किसके आइसोमॉर्फिक आएगा, g बाई h1 के। इससे मैं आगे आपको बता ही चुकी हूँ, h1 भी सोल्वेबल है, g बाई h1 भी सोल्वेबल है, तो इसीलिए g भी क्या आ जाएगा, सोल्वेबल। लास्ट थ्योरम का हमने क्या किया, यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखिए। नेक्स्ट थ्योरम में आपको प्रूव करना है एनी फाइनाइट पी ग्रुप इज सॉल्वेबल। पी ग्रुप मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वो ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम की कोई पावर हो, ठीक है। तो अब आपको प्रूव करना है कि आप कोई फाइनाइट पी ग्रुप लेकर चलेंगे और उसको क्या प्रूव करेंगे, सॉल्वेबल, ठीक है ना। तो उसके लिए जी मैंने कोई फाइनाइट पी ग्रुप लिया, इसका मतलब जी का ऑर्डर प्राइम की कोई पावर होगी, वेयर पावर को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। अब इसको मैं किससे प्रूव करूंगी, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करूंगी। तो पहले मैं n इक्वल टू 1 लेकर चली, n इक्वल टू 1 है तो ऑर्डर ऑफ g क्या हो जाएगा, p। p यहाँ पर क्या होता है, प्राइम नंबर। अब g का ऑर्डर क्योंकि प्राइम है तो इसीलिए g कैसा ग्रुप होगा, अबिलियन ग्रुप होगा। और हर एक अबिलियन ग्रुप आप प्रूव कर चुके हो क्या होता है, सोल्वेबल होता है। तो दिस इम्प्लाइज g क्या हो गया, सोल्वेबल। तो n इक्वल टू 1 के लिए तो रिजल्ट होल्ड कर गया, n इक्वल टू 1 के लिए मैं कोई फाइनाइट p ग्रुप लेकर चली और वो क्या हो गया, सोल्वेबल। तो अब मैं n ग्रेटर देन 1 के लिए मैं इंडक्शन अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं सपोज करूँगी कि रिजल्ट ट्रू है वो सारे ग्रुप्स के लिए जिनका ऑर्डर p की पावर m है, वेयर m इज़ लेस देन n, ठीक है ना। ऐसे ही करते हो, ये हमने सपोज कर लिया। इसका मतलब रिजल्ट ट्रू होने का मतलब वो सारे ग्रुप्स जिनका ऑर्डर p रेस टू पावर m या उससे लेस है, वो सारे ग्रुप्स क्या होंगे, सोल्वेबल होंगे। और प्रूव करूंगी n के लिए, यानी कि ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, p रेस टू पावर n। अच्छा, यहाँ से दिस इम्प्लाइज लिखा ZG नॉट इक्वल टू सिंगलटन e है। ये आप रिजल्ट पहले भी कर चुके हो, थ्योरम 5 थी शायद आपके पास, कि अगर आपके पास ये है तो आपके पास क्या आ जाएगा, ZG आपके पास क्या होता है, सब ग्रुप ऑफ। ये रिजल्ट आपने पीछे किया हुआ है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम की कोई पावर है और वेयर n आपके पास ग्रेटर देन 1 है तो सेंटर क्या आएगा, नॉट इक्वल टू सिंगलटन ई होगा, यानी कि ई के अलावा कोई ना कोई और एलिमेंट भी इसके अंदर जाएगा, ठीक है। आप पीछे रिजल्ट चेक कर सकते हो। तो और सेंटर आपके पास सब ग्रुप तो होता ही है जी का, तो लैग्रांज थ्योरम अप्लाई कीजिए। तो इसका मतलब सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, इसका मतलब जेड जी का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब जेड जी का ऑर्डर भी पी की कोई पावर ही आएगा, क्योंकि ये पी प्राइम है, यहाँ पर पी रेस टू पावर एन को डिवाइड करने का मतलब जेड जी का ऑर्डर पी या पी की कोई पावर ही आएगा। तो मैंने मान लिया जेड जी का ऑर्डर पी की पावर के है, जहाँ पर के क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है। लेकिन अगर k को मैं एग्जैक्टली n के इक्वल ले लूँगी तो ये इसका ऑर्डर भी p रेस टू पावर n ही हो जाएगा, यानी कि ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल ही आ जाएगा। और अगर सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ जाए तो वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो उस केस में तो g और zg दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से ग्रुप आपके पास क्या बन जाएगा, अबिलियन बन जाएगा, है ना। क्योंकि अगर जेड जी जी के इक्वल आ जाए तो ग्रुप क्या होता है, अबिलियन, और हर एक अबिलियन ग्रुप क्या होता है, सोल्वेबल। तो इस केस में तो जी सोल्वेबल हो ही जाएगा, तो ये केस तो हटा देते हैं। तो हम लेंगे अगर के लेस देन एन है, अगर के स्ट्रिक्टली लेस देन एन है तो उस केस में जी बाय जेड जी का ऑर्डर अगर मुझे निकालना तो वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ जेड जी, यानी कि पी रेस टू पावर एन बाय पी रेस टू पावर के। तो ये बन गया पी रेस टू पावर एन माइनस के, क्योंकि एन माइनस के लेस देन एन है तो इसीलिए ये लेस देन होगा पी रेस टू पावर एन से, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी से लेस रहेगा। तो हमारे पास एक ग्रुप आ गया जी बाई जेड जी जिसका ऑर्डर जी के ऑर्डर से लेस है। तो हमारे इंडक्शन से जो हमने सपोज किया था उस हाइपोथेसिस से जी बाई जेड जी भी क्या हो जाएगा, सोल्वेबल हो जाएगा। और जेड जी भी सोल्वेबल है क्योंकि अबिलियन है। फिर से वही थ्योरम यूज़ करते हैं कि सब ग्रुप भी सोल्वेबल है और फैक्टर ग्रुप भी सोल्वेबल है, तो जी भी क्या हो जाएगा, सोल्वेबल। तो उसी थ्योरम का यूज़ किया है, जेड जी और जी बाई जेड जी दोनों सोल्वेबल हैं, इसीलिए जी भी आपके पास क्या आ गया है, सोल्वेबल।